ये क्वेश्चन है, द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द एक्सप्रेशन दिस इज प्योरली रियल इज। अब पहली बात ये समझो कि ये तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ये अलजेब्राइक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्योरली रियल का क्या मतलब हुआ? दिस इज प्योरली रियल, इसका क्या मतलब है? मतलब इसके जो आंसर्स आएंगे वो रियल में होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जो इसका आंसर होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है। मतलब कि प्योरली रियल मतलब ये पूरा रियल नंबर बन जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मान लो a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, तो ये प्योरली रियल कब होगा? इफ a प्लस आई बी इज प्योरली रियल इफ, पहले इतनी बात समझो कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। तो ये प्योरली रियल कब होगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है? नहीं पता प्योरली रियल कब होगा? यस सिद्धार्थ, क्या कंडीशन होनी चाहिए? रियल नंबर कब बनता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर? जब जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर, ये रियल नंबर क्यों नहीं है पहले बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है? क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर है। इसमें इमेजिनरी पार्ट है आई बी, ठीक है। हाँ। तो अगर कोई नंबर 3 है, ये प्योरली रियल है? या मैम, ये क्यों प्योरली रियल है? क्योंकि नंबर लाइन पे आ रहा है। हाँ, तो इसको मैं 3 प्लस 0 आई लिख सकती हूँ, हाँ। पर हम इसको फिर भी प्योरली रियल कहेंगे। क्यों? बिकॉज जो आयोटा है वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और एंड में जो तो बचेगा वो इसका 3 हो। मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी पार्ट जो है अगर मान लो इस नंबर को मैं z कहती हूं, तो इमेजिनरी पार्ट जो है z का किसके इक्वल है? 3 इमेजिनरी पार्ट आयोटा 0 आयोटा 0, खाली 0। 0। हाँ, और 0 रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? 3। 3, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर प्योरली रियल कब होगा? इफ, अब बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो कब बनेगा? जब हम उसका इमेजिनरी नंबर हटा देंगे या फिर 0 से कंडीशन क्या बनेगी? ठीक कह रहे हो, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। यस इशिता, क्या लिखेंगे? इफ जब उसकी इमेज 0 होगी, क्या 0 होगी? जब उसकी जो इमेज होगी वो 0 हो जाएगी, जो बी की वैल्यू है वो 0 होगी। हाँ, तो इफ b इक्वल टू 0, ये बात समझ में आ गई? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, z इक्वल टू a प्लस आई बी इज प्योरली रियल इफ b इक्वल टू 0। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड, z इज प्योरली इमेजिनरी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब उसमें आयो प्योरली जब इमेजिनरी, हाँ जब b 0 के इक्वल नहीं होगा। ना, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि उसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। ओके। दैट इज, क्या ये 0 होना पॉइंट चाहिए? रियल पार्ट ऑफ z क्या हुआ? जीरो होना चाहिए। a 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी है, और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है तो वो प्योरली रियल है। अगर b 0 है तो प्योरली रियल नंबर आ जाता है हमारे पास।
अगर a 0 है तो ib आ जाता है। ib टाइप का नंबर जो होता है उसको हम प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, जैसे 3i, 5i, हाफ आई, -6i, ये सब प्योरली इमेजिनरी होते हैं। और रियल तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 ये सब रियल होते हैं। हाफ हो गया, √3 हो गया, 3/2 हो गया, ये सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्योरली रियल कब होता है? जब b 0, i का कोफिशिएंट 0। और प्योरली इमेजिनरी कब होता है? जब रियल पार्ट ऑफ z 0। ठीक है, अब ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है और हमारा क्वेश्चन है कि ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी कहा है ना क्वेश्चन में, z इक्वल टू दिस इज प्योरली रियल, सर प्योरली रियल का, तो ये प्योरली रियल होना चाहिए। तो ये प्योरली रियल कब होगा? जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है ना, तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? कैसे निकालते हैं इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? जैसे मैं तुम्हें दू 2 + 3i अपॉन 5 - 6i, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकलता है? इसको इसके पहले तो मैम इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, क्या बता रहे हो? पहले तो हाँ, पहले तो मैम इसको a + bi के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं a + bi की फॉर्म में? मैम इसे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा अभी। रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करके और फिर उसके बाद हम उसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे और उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये सारा इसमें प्रोसेस करना है, पर ये क्योंकि हमें करने का फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि इसमें हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज हों और तुम्हें अभी उतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर क्योंकि उन्होंने सेकेंड टर्म में डाल रखा है। तो मैं देखती हूँ अगर कोई और बेटर क्वेश्चन मुझे दिख जाता है इसी टाइप का। इसमें जो भी है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले इन्होंने दे दिए हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश करें। ठीक, 2 + xi कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, z इक्वल टू दिस, क्योंकि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का आएगा नहीं तो फायदा नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन इस वक्त दिमाग लगा के उसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज होंगे तो तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा, z इक्वल टू 2 + xi अपॉन 5 - 6i, if z इक्वल टू दिस then find x so that a part z is purely real और b part z is purely imaginary। दो क्वेश्चन मैंने बना दिए इस पर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? प्योरली रियल कैसे करेंगे? क्या करें? 2 + xi अपॉन 5 - 6i, कैसे करोगे? इसको भी हाँ, शायद रेशनलाइज करना पड़ेगा। शायद नहीं, पक्का बेटा। जब तक वो a + bi फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं लिख सकते, है ना? अच्छा, तो लेकिन इसमें तो x है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें जो इसका
कोफी जो भी है, मतलब ये एक्स हो कुछ भी हो। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, क्वेश्चन है फाइंड एक्स। हाँ। एक्स निकालो ताकि ये प्योरली रियल बन जाए। ठीक है, वो जो क्वेश्चन था ऊपर वो था फाइंड अल्फा, जिसके लिए ये प्योरली रियल हो जाए। अब अल्फा निकालने के लिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आएंगे, और वो तुमने पढ़े नहीं हुए ना, और ना तुम्हें ये सॉल्यूशंस आते हैं, तो फायदा नहीं ना तुम्हारा टाइम खराब करके। तो हम अलजेब्राइक वाला ले लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के हिसाब से। तो हम इसको 5 + 6i से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब ऊपर का प्रोडक्ट निकाल के मुझे बताओ क्या आ रहा है। तुम दोनों करो अपनी कॉपी में और बताओ मुझे। टेन प्लस 12 आयोटा प्लस 5x आयोटा प्लस 6x आयोटा स्क्वायर। नहीं, रियल पार्ट क्या आ रहा है ऊपर? रियल 10। 10। और भी कोई रियल पार्ट में आ रहा है? और तो बाकी सारा तो फिर आयोटा है सबके पीछे। क्यों, आयोटा स्क्वायर भी तो बना है। ओके, ओ या हम्म तो क्या बना? 6x। तो 10 प्लस आएगा माइनस आएगा? 10 + 6x। +6x क्यों? बिकॉज 10 हम + 6x आई स्क्वायर। माइनस। जब 6x आई स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर -1 होता है, तो -6x बन जाएगा ना ये बेटा। मैम ओके, मतलब -1 स्क्वायर आयोटा होता है या फिर आयोटा स्क्वायर -1 होता है? आयोटा स्क्वायर -1। ओके। ठीक है, तो 10 - 6x प्लस, अब क्या आएगा? आई का क्वेश्चन क्या आया? 12 आयोटा प्लस 12 12। आयोटा। नहीं, पूरा पूरा आई का क्वेश्चन। +12 आयोटा प्लस 5x आयोटा। तो 12 + 5x आया ना। हाँ। अब नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 61 31। 20 61 61। ठीक है, ठीक है इशिता, 61 कह रहे हो ना? यस सिद्धार्थ, तुम्हारा भी यही आ रहा है? मैं अभी सॉल्व कर रहा था, मैं नीचे का। अच्छा, अब हमें ये चाहिए फाइंड हो एक्स गया। सो दैट दिस इज प्योरली रियल। हाँ, सॉल्व कर लिया बेटे। वही यार। 10 - 6x अपॉन 61 प्लस, अब प्योरली रियल के लिए क्या, अब इसको हम a+bi फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते ही हैं नॉर्मली हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये बताओ प्योरली रियल कब होगा? z इज, अब हम ए पार्ट का आंसर कर रहे हैं, z इज प्योरली रियल इफ मैं इसमें तुम्हें ऑप्शन दे देती हूँ, x = -2, सेकेंड -12/5, थर्ड x = वही लिख देते हैं, -2 0 4 1। अब बताओ z इज प्योरली रियल इफ x = क्या आंसर होगा चारों में से? मैम ऑप्शन सेकंड -12/5। हाँ, तो अब जैसे ऐसे ये ऑप्शंस दे रखी होती हैं, तो तुम पुट करके भी देख सकते हो और इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हो। कभी कभी सॉल्विंग में हमारा बहुत टाइम चला जाता है। जैसे यहाँ तो सिंपल है कि 12 + 5x अपॉन 61 को 0 पुट करोगे
तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जल्दी से, है ना, -12/5। तो ये भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, पर कभी कभी ये इक्वेशन जो है मान लो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, तो तुम्हें उसमें टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है, या तुमसे ना सॉल्व हो रही हो, तो तुम यहाँ से ये वैल्यू जो 4 दे रखे हैं इनको पुट करके चेक कर लो। जैसे 0 पे तुम देख रहे हो 12/61 हो रहा है, आउट हो गया। जो आसान वाली है पहले देखो, 1 पे 17 आ रहा है, -2 पे भी 0 नहीं हो रहा, तो यही ऑप्शन हो गई -12/5, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड। समझ आ गया? यस सिद्धार्थ, तुम्हें भी समझ आ गया बेटे? यस मैम। ऐसे ही बी पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं कि हम इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगाते रहे। जब हमारे पास ऑप्शंस दे रखी होती हैं तो आंसर पुट करके भी चेक करा जा सकता है, ठीक है। तो z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो इफ x इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? इन्हीं ऑप्शंस पे। नहीं नहीं, इन्हीं ऑप्शन पे। अभी ऑप्शन नहीं दे रही मैं, ऐसे ही पूछ रही, तुम बताओ। हमें सब तरह से मैथ्स करनी आनी चाहिए ना। क्या आएगा आंसर प्योरली इमेजिनरी के लिए? क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो ओरल है। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी कब होगा? किसको 0 करोगे? ए ए को। पार्ट। हाँ ए पार्ट। हाँ, तो ए पार्ट क्या है? इसमें ए पार्ट कौन सा है? 10 - 10/। 6x/61। हाँ, इक्वल टू 0। तब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 - 6x इक्वल टू क्या आएगा? 10 - 6x इक्वल टू 61। 61। उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो 61 × 0 क्या होता है? 0। फिर 61 कैसे आ गया? 1 थोड़ी है उधर। अब x कैसे निकालेंगे यहाँ से? 10 10 equals to 6x। 6x। दूसरी साइड। अब x इक्वल टू 6 10 के यहाँ। 10/6। हाँ 10 मतलब वही। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया? 1.66। हाँ, फ्रैक्शन में दे देते हैं आंसर। अगर वहां पे डेसिमल में ऑप्शन होगी तो डेसिमल में जाओगे, ठीक है, वरना फ्रैक्शन देख लोगे ऑप्शंस किस में। ठीक है बेटा, समझ आ गया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है तुमने? यस मैम। अब देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पलर में थोड़ी सी लैंग्वेज उसने चेंज कर दी। क्वेश्चन नंबर 43 है ये एग्जाम्पलर का। इसमें है लेट x, y बिलोंग्स टू R।
then x plus iy is a non-real complex number. इशिता, तुम्हारा भी बेटा एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं क्या? मैम अभी तो कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा, is a non-real complex number. क्या मतलब हुआ इसका? if क्या मतलब हुआ? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब मतलब वो इमेजिनरी होंगे। हाँ, there is no imaginary part, maybe. इसमें ऑप्शन है x इक्वल टू 0, बी ऑप्शन दे रखी है y इक्वल टू 0, सोच के बोलना आंसर। सी ऑप्शन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन दे रखी है y नॉट इक्वल टू 0। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होना चाहिए? इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी कब होता है? जब x इक्वल्स टू 0 होगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमें इसमें माइंड में बिठाना है क्या क्या कह रहा है वो। सीधा इमेजिनरी ना कह के उसने कह दिया नॉन रियल। x प्लस आई वाई इज इमेजिनरी नंबर, ऐसे लिखता तो भी एक बात है, तो भी x इक्वल टू 0 आता। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कह दिया तो नॉट रियल का मतलब भी वही हो गया, इमेजिनरी। ठीक है, समझ आ गया बेटे? यस मैम। ओके, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. It says a real value of x satisfies the equation 3 minus 4ix upon 3 plus 4ix equal to alpha minus I beta. ठीक है, a real value of x satisfies the equation this. अल्फा बीटा भी इसमें रियल नंबर है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो ये ए और बी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ये तुम्हें पता है, हमने डेफिनेशन में किया था। फिर भी हम जब भी लिखते हैं तो हमें लिखना होता है, मेंशन करना होता है। तो इसलिए बुक ने मेंशन किया इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, मतलब रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, मतलब ये है कि हमें ये दे रखा है ये इसके इक्वल है, सीधा सीधा ये दे रखा है ये और ये इक्वल है बस। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दे रखे है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसमें ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। कैसे निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करा देंगे, उससे जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को एक्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा से इक्वेट करा देंगे तो हमारी एक्स अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। और फिर जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करके फिर ऐड करेंगे, फिर आंसर आएगा, ऐसे? यस मैम। पर इशिता इसमें तो बड़ा टाइम चला जाएगा और ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो अगर हम इस मेथड से ऐसा नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो हो जाएगा,
कि हम लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस आई बी फॉर्म में लिखें और फिर उसके बाद अल्फा बीटा निकालें और उसका स्क्वायर करें और ऐड करें, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें पिछली बार क्लास में क्या समझाया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के से रिलेटेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये क्या चीज इंडिकेट करता है? इसका मतलब क्वेश्चन किधर जा रहा है? ये किस कहां पर आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? क्या चीज तुमने पढ़ी है जिसमें ये एक्सप्रेशन आता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस पिछली बार किए थे ना हमने क्वेश्चंस। तो अगर यही क्वेश्चन बेटे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता तो जो तुम कह रहे हो मुझे वो ही करना पड़ता, और कोई मेथड नहीं था मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके मॉडुलस में आता है, तो मैं मॉडुलस की हेल्प से कर सकती हूँ क्वेश्चन, इसका मतलब। तो मॉडुलस की हेल्प से कैसे करेंगे? कैसे समझाया था मैंने, क्या करना होता है हमें? यस, क्या करना होता है? अगर मुझे मॉडुलस चाहिए, अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूं अल्फा माइनस आई बीटा का, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे सिद्धार्थ, तुम्हें याद है मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी किसके इक्वल होता है? क्या बताया था बेटा मैंने? मॉड्यूलस ए ए, प्लस, क्या फॉर्मूला बताया था? मॉड्यूलस का फॉर्मूला, हम्म, वो मॉड्यूलस का फॉर्मूला तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस आई बी ये किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ ए माइनस आई बी किसके इक्वल आएगा? रूट से ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो ना, किसके इक्वल आएगा? कॉन्जुगेट, हाँ, फॉर्मूला बताओ ना, रूट की फॉर्म में क्या आएगा इसका आंसर? कॉन्जुगेट तो है ये इसका, ठीक है। ए माइनस आई बी का मॉडुलस क्या आएगा? रूट मतलब समझा नहीं मैं, जैसे मतलब क्या? जैसे मॉडुलस ए प्लस आई बी तुमने कहा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ, तो मॉड ए माइनस आई बी किसके इक्वल होगा? रूट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो बना। हाँ इसीलिए तो इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि मॉडुलस ऑफ जेड हो या मॉडुलस ऑफ जेड बार हो वो इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टीज में किया था ना। इसको तुम्हें याद रखना है, तभी एमसीक्यू फास्ट कर पाओगे। अगर ये चीजें याद नहीं करोगे तो पेपर वाले दिन दिमाग में कुछ नहीं बैठने लगा। जो मैं रिजल्ट देती जाती हूँ वो साथ के साथ याद करने हैं डेली बेसिस। तो मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बार होता है, ठीक है। चाहे जेड हो या जेड बार हो, आंसर वही आना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो जैसे हमने पिछली बार क्लास में डिस्कस किया था, जब भी इस तरह से हमें चाहिए होता है तो हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। इशिता याद है हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था, मॉड ले लिया था दोनों यस तरफ। मैम। तो मॉड ऑफ 3 माइनस 4xi ऐसे लिख सकते हो इसको चाहो तो ये हो गया 3 प्लस 4xi इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसी चीज दिखाई दे, इसका मतलब मॉड ले लो। तो हमने मॉड ले लिया। अब इधर तो मेरा आ गया रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ऊपर और नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड कैसे लेते हैं हम? मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 कैसे निकालते हैं? क्या प्रॉपर्टी बताई थी? इसका हो जाएगा मॉड हम्म 3 बाय 3 माइनस 4 एक्स आयोटा
डिवाइड बाय मॉड 3 प्लस 4xi होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिद्धार्थ, याद है तुम्हें? या मैम। मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 हो या इनटू हो, दोनों ही केस में हम उनको सेपरेट कर सकते। इनटू हो तो प्रोडक्ट आ जाएगा, अपॉन हो तो कोशेंट आ जाएगा। तो अब ये देखो ऊपर और नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपस में, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। तो क्योंकि दोनों कॉन्जुगेट है तो इसका मॉड, ऊपर वाले का मॉड और नीचे वाले का मॉड इक्वल होगा, या ये हाँ। प्रॉपर्टी है। तो हम मॉड निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है वो इक्वल होगा। तो अगर ऊपर और नीचे का मॉड सेम है, वो भी कितना आएगा, ऊपर आएगा √9 प्लस 4x का होल स्क्वायर, और नीचे भी वही आएगा। तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, हमें पता है ऊपर नीचे का मॉड इक्वल होता है। तो हम इन दोनों मॉड को आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। हाँ हाँ। तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा आंसर, 1/1 1, ठीक है, इक्वल टू √α² प्लस β²। अब ये अगर बच्चे को प्रॉपर्टीज आती हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो है ओरल क्वेश्चन हो गया। वो जैसे ही इसको देखेगा, मॉड अल्फा माइनस आई बीटा, जैसे ही उसको ये एक्सप्रेशन दिखेगा तो वो इसका माइंड चल पड़ेगा कि ये मॉड अल्फा माइनस आई बीटा तो √α² प्लस β² होता है, और राइट साइड में z और z बार दे रखा है, उसका मॉड तो 1 ही आना है, ऊपर नीचे दे दिया उसने। ठीक है ना, तो इधर तो 1 ही बनना है आंसर, ऊपर का मॉड और नीचे का मॉड इक्वल होता है, और लेफ्ट में √α² प्लस β² होता है। तो ओरल क्वेश्चन है ये बेसिकली, अगर तुमने सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न कर लोगे तो। सो दिस इक्वल टू 1। समझ आ गई बेटे? तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। जो मैं रिजल्ट्स दे रही हूँ बेटा उसको साथ के साथ याद करो, तभी क्लास में तुम लोग का ये स्ट्रांग हो पाएगा टॉपिक। जो भी पढ़ाती हूँ उसको साथ के साथ लर्न करना है तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वरना तो भूल जाओगे, कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ने का। इज करेक्ट फॉर एनी, मैं इतना लंबा नहीं लिखती, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन दे रखी है, मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 मॉड Z2। बी ऑप्शन दे रखी है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड, और सी ऑप्शन दे रखी है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 is greater than equal to mod Z1 minus mod Z2। और डी में हम ले लेते हैं none of these। हाँ, अब बताओ कौन सा ट्रू है? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। ये ऑप्शन ट्रू होती है, मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड Z2। ये ट्रू नहीं होता। ठीक है बेटे, और इसी तरह से ये भी ट्रू नहीं होता। इस टाइप का अगर ट्रू होता है तो वो होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसको कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये ट्रू होता है
लेकिन ये तो दे नहीं रखा है, ठीक है। तो ये ट्रू होता है लेकिन ये ट्रू नहीं होता है। समझ में आ गया बेटे? ये गलत है। ये जो है बी वाली जो है, ये रियल नंबर में भी ट्रू नहीं होती है। जैसे तुम्हारे पास मॉड ऑफ 3 - 4, तो क्या ये इक्वल टू, मतलब 3 - 4 से मेरा मतलब है यहाँ पर 3 + -4, ठीक है। तो क्या ये मॉड 3 प्लस मॉड ऑफ -4 के इक्वल है? इज इट करेक्ट? है इक्वल? नो मैम। नहीं ना। लेफ्ट साइड में आंसर क्या आएगा? LHS क्या आएगी? 3 + 4, मॉड 3 + 4। नहीं, लेफ्ट साइड में इसका आंसर क्या आएगा? वो तो राइट साइड होगी ना। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 7। हाँ, 3 + -4। मॉड इसका निकालना हो तो कैसे निकालते थे छोटी क्लासेस में? मैम दोनों 1। साइन प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, हम्म। तो फिर दोनों हाँ, माइनस 1 आएगा। -4 हो गया। फिर ये क्या बन गया? मॉड ऑफ 1। मॉड ऑफ -1। हाँ 1 ही है, मॉड के बाहर तो फिर पॉजिटिव ही हो जाता है सब कुछ, तो 1 ही। और राइट हैंड साइड क्या बन रही है? मॉड 3 प्लस मॉड ऑफ -4। मॉड 3 किसके इक्वल होता है? 3 के। और मॉड ऑफ -4 7 हो जाएगा इसका। तो नॉट इक्वल हो गया ना। तो ये रियल नंबर में भी करेक्ट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर तो छोड़ ही दो, ये रियल नंबर में भी ट्रू नहीं। ठीक है, समझ आ गया बेटे? यस मैम। और ये जो इनइक्वालिटी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये तुमने ट्राइंगल में पढ़ी थी। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज, वो वाली है, ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। खैर छोड़ो वो सब डिटेल, वो ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। उसके बाद तो ये आंसर तुम मुझे देना, मैं नहीं बताऊंगी। इफ a + ib equal to c + id, then option a square plus c square equal to 0. Option b square plus c square equal to 0. Option c b square plus d square equal to 0. Option d a square plus b square equal to c square plus d square. Yes. मैम ऑप्शन डी। Option b. मैम डी लास्ट वाला। D for Delhi. हाँ यस मैम। हाँ, गुड। ऑप्शन डी कैसे आया ये? मैम क्योंकि अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो इनका मॉड्यूलस भी इक्वल होगा, हाँ, तो इसलिए उसको मॉड्यूलस को सॉल्व करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। गुड। तो एक तो इशिता ये हो गया कि उनका मॉडुलस इक्वल होगा, इसलिए अगर हम लेफ्ट साइड का मॉडुलस लें तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड का मॉडुलस, लेफ्ट साइड का मॉडुलस क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। और राइट साइड का मॉडुलस क्या आएगा? रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। याद रखना है बेटे, है ना? फिर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक और तरीका भी है, वो भी तुम्हें आना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है? a equals to c and b equals to d।
तो इससे भी ये बन रहा है a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी से भी, अगर a c के इक्वल है b d के इक्वल है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? C प्लस I आयोटा D। नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल अलजेब्रा। ओके अच्छा ये अगर सॉरी a c के इक्वल है और b d के इक्वल है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है ना, a की जगह c पुट कर दिया, b की जगह d पुट कर दिया। तो ऐसे भी सोच सकते थे। समझ आ गई बेटे? या ठीक है, मैथ्स हमें बेटा हर तरह से समझ आना चाहिए। जब हम मैथ्स को हर तरह से समझ पाते हैं तभी हमारा सब्जेक्ट पर होल्ड होता है। अच्छा, ये मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। इफ 2 + 3i इंटू x + yi इक्वल टू 4 - 5i, फाइंड x, y। मान लो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आ जाए। पेपर में ऐसा भी आते हैं, ऑप्शन दे देते हैं और वो कह देते हैं फाइंड x + y, मतलब या x + y इक्वल टू, और नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, ऐसे भी दे देते हैं। और ऐसे भी आ सकता है फाइंड x = y इक्वल टू, जैसी ऑप्शंस दे रखी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं पेपर में। तो ऐसा कुछ निकालना है, इसकी ऑप्शंस दे रखी हैं मान लो, तो कैसे करोगे? पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से। गुड, सॉल्व करो। ठीक कह रहे हो, सॉल्व करो। क्या आएगा? रियल पार्ट क्या आया? 2x - 12। 2x माइनस 12 ये y है, 4 नहीं है ये सिद्धार्थ। ओके x + y है ये, -y। -3y। हाँ मतलब और i का कोएफिशिएंट 8 + 3x आयोटा। हाँ 8 नहीं है ना, y है बेटा। उसको ठीक करो अपनी कॉपी में, x + yi, तुमने 4i लिख लिया है। इशिता क्या आया बेटे i का कोएफिशिएंट? हम 2y + 3x। 2y + 3, ठीक है, इक्वल टू 4 - 5i। ठीक, करेक्शन कर ली बेटा, ये y है, yi, 4i नहीं। या ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा हमारे पास? दिस इंप्लाइज, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है। तो इक्वल कब होता है? जब, अभी मैंने समझाया तुम्हें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होता है हमारे पास? इक्वल्स टू हाँ 2x - 3y इक्वल्स होगा 4k। 2x - 3y इक्वल टू 4 एंड 2y + 3x इक्वल टू -5। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक्स वाई चाहिए मुझे, x + y निकालना है तो x y निकालना पड़ेगा। दोनों को माइनस माइनस करने इक्वेशन से। नहीं, माइनस करने से कैसे होगा बेटे? इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 3x + 2y है, ये ऑर्डर वो लिखा हुआ है, ये 3x है और इधर 2y है, ये है। तो माइनस करके कैसे हो जाएगा? कैसे सॉल्व करते थे 9th में? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर नीचे वाले को नहीं। किससे? ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से हम्म, मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद? और फिर उन दोनों को इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। हाँ, तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस प्लस भी दे रखा है, तो बेटर ये है क्योंकि ऐड करना ज्यादा आसान होता है। इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, और फिर एडिंग से हो जाएगा, क्योंकि फास्ट करना है तुमने बेटा वहां पे। तो जब इंटू 2 करोगे तो ऊपर ये 4x बनेगा,
और नीचे 9x बनेगा, और जब ऐड करेंगे तो तुम्हें पता y का कोएफिशिएंट तो सेम ही बनना है, 6 और -6 और +6। तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में, 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके क्या आएगा, ओरल करो। ये 4x बना, ये 9x बना, अब दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा, 4x + 9x बनेगा ना, क्या आएगा बेटे, मैम 13x। और y का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 0। 0। तो लिखने की जरूरत नहीं, राइट साइड में क्या बनेगा, राइट साइड में क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया -7। 8 - 15, ठीक है, ये 8 बन गया, ये 15 बन गया, दोनों को ऐड किया, 8 - 15 तो -7 आ गया। ठीक है सिद्धार्थ, ये आ रहा है, तो ऐसे फटाफट करना आना चाहिए हमको। सिद्धार्थ, आर यू गेटिंग दिस, 13x = -7? बोलो बेटा। मैम हाँ आ गया, मेरा पहले ही आ गया था। आ रहा है ना, हाँ, यस। मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में किसी के भी। तो ये x की वैल्यू आ गई, ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू के लिए पुट करके भी कर सकते हो, है ना। जैसे ये इसमें मान लो मैं पुट करती हूँ, तो 3x = -5 - 2y, नहीं y निकालना है ना, 2y = y को इधर ही रहने दो, 2y = -5 तो दिस इक्वल टू -5 - 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है, -7/13। तो ये किसके इक्वल आया, -65 + 21/13, यही आया ना। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल टू -44/13। -44/13। अब मान लो वहां पर x y ना पूछ के x + y पूछा गया है, तो x + y क्या हो जाएगा, -7/13 -44/13। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, अब दोनों को ऐड करके आंसर जो आएगा वो, समझ आ गया बेटे क्वेश्चन। या मैम। यस। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ये तुम्हें समझ आएगा चैप्टर। द कॉम्प्लेक्स नंबर z which satisfies the condition this one lies on। तो ये क्वेश्चन है 45, इट सेज मॉडुलस ऑफ I + z अपॉन I - z इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इक्वल टू 1। If this equal to 1, then z satisfies the complex number z which satisfies, then z lies on a x² + y² = 1, b the x-axis, c the y-axis, and d a² + b² equal to c²। नहीं, सॉरी, ऊपर से कॉपी कर लिया। and d is the line
x प्लस वाई इक्वल टू, तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि z जो है इनमें से लाइज ऑन दिस, मतलब इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और हमें ये दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ दिस इक्वल टू 1। तो क्या हम इसका मॉडुलस i प्लस जेड का इमेजिन कर सकते हैं, क्या होगा? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम राइट हैंड साइड कुछ नहीं कर सकते? वो तो 1 है ना। राइट हैंड साइड में तो 1 दे रखा है, लेफ्ट साइड को देखो और मुझे बताओ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ i प्लस जेड को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसका एक मॉडुलस का फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए? मॉडुलस का फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू a प्लस b पता होनी चाहिए। ए और बी पता होनी चाहिए। अब क्या मुझे यहाँ पर ए और बी पता है? नो मैम, नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो गिवन नहीं है। दिया ही नहीं है। तो हम ले लेते हैं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, राइट। अब ये जो लिखा है ना लाइज ऑन, ये एक्स वाई से कनेक्टेड है, तो मॉडुलस ऑफ आई प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन आई माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो ये यहाँ पे भी ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हमें ए भी पता है, कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? दोनों मॉड्यूलस को अलग कर देंगे। मॉड्यूलस z डिवाइड बाय मॉड्यूलस z। मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ऊपर मॉडुलस लिखते हैं और साथ साथ इसका रियल इमेजिनरी पार्ट भी देख लेते हैं। तो ऊपर वाले का रियल पार्ट क्या है? x और इमेजिनरी पार्ट क्या है? y i स्क्वायर, y सॉरी 1 प्लस i, हम्म 1 प्लस y। y प्लस 1, आई कॉमन ले लेंगे ना इन दोनों में से, हाँ। तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा y प्लस। तो ये मॉडुलस आ गया। ऐसे नीचे रियल पार्ट क्या बन रहा है? रियल पार्ट माइनस x। -x, और i का कोफिशिएंट क्या बनेगा? कॉपी में कर लो, अगर ओरल मुश्किल लगता है तो कॉपी में करो, अपनी कॉपी में खुद करो। i का कोफिशिएंट क्या बनेगा? यस, क्या कोफिशिएंट बना? हम y माइनस 1। y माइनस 1 या मैम 1 है? i का कोफिशिएंट y माइनस 1 है या 1 माइनस y है? मैम 1 माइनस 5। 1 माइनस y ना। सिद्धार्थ तुम्हारा क्या है? ये देखो, ये इसको लिखोगे ऐसे बनेगा i माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो माइनस एक्स को तो हमने यहाँ लिख दिया, और i का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? 1 माइनस वाई। इन दोनों में से i कॉमन ले लेंगे। सिद्धार्थ बताओ बेटा, आ रहा है तुम्हारा ये? यस सिद्धार्थ बोलो बेटा।
ओ सॉरी सर मैम, माइक बंद था मैम। यस हो गया मैम, आ गया। अच्छा अब बताओ ऊपर मॉड क्या आएगा, x प्लस आई वाई प्लस 1। क्या ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के? कॉन्जुगेट है ऊपर नीचे वाले? हाँ नहीं, नो मैम। हाँ, नहीं मैम, नहीं। तब दोनों का मॉड निकालना पड़ेगा, निकालो। ऊपर वाले का मॉड क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट रूट आ में, जाएगा। रूट इसका में, रूट भी आ जाएगा, ठीक है। अपॉन, अगर तुम रूट ना लिखना चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर सकते हो। नीचे क्या आएगा? रूट रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 1 माइनस वाई का इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये रूट वाली टर्म को हम उधर ले जाते हैं, हमें तो सॉल्व करना है ना इसको। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है। स्क्वायरिंग करके क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करो, वाई प्लस 1 होल स्क्वायर को, वाई स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 1 प्लस 2 वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई। तो अब इससे हमारे पास क्या आ गया? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई होके क्या आया? सॉल्व करो प्लस 2x इक्वल्स टू, प्लस 2y, 2y इक्वल्स टू, हाँ माइनस 2y। तो कंबाइन हाँ करो दोनों को, मैम 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना फिर दोनों में तो। 1 इक्वल टू 1 कैसे आ जाएगा? इधर 2y है उधर माइनस 2y है। मैम अगर दोनों का y के नीचे y जाएगा और 2 से -2। ये नीचे क्यों जाएगा बेटे? नीचे तो तब जाता है ना, डिवाइड तब कर सकते हैं जब हमें ये दे रखा हो कि वो नॉन जीरो है। जब भी हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं, अगर तुम y से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ये 2y अपॉन y इक्वल टू -2 हो गया। y से y तुमने माइनस 2, दिया तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू -2। ऐसा तो नहीं होता ना मैथ्स में? नो मैम। -2 इक्वल्स टू y, हाँ, -2 इक्वल्स टू y। -2 इक्वल टू y नहीं, 2y इक्वल टू -2y ये तुम्हें दे रखा है। तो हाँ इसका y से डिवाइड कर देते हैं। y से डिवाइड करेंगे तो y से डिवाइड तब कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि y 0 नहीं है। हमें क्या पता, हो सकता है y 0 ही हो, है ना। तो हम डिवाइड नहीं कर, 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन y से नहीं कर सकते जब तक कि हमें गिवन ना हो कि y नॉन जीरो। तो हम क्या करते हैं, -2y को पूरे के पूरे को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ गया 2y प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 4y इक्वल टू, 4y 0, y इक्वल्स टू और ये यहाँ पर क्या आ गया? दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 4, -4 y इक्वल टू 4, 0 y इक्वल टू 0 अपॉन 4 आएगा तो y इक्वल टू 0 हो गया ना। 0 डिवाइडेड बाय 4 तो 0 होता है ना बेटे, 0 अपॉन 4 आएगा, दिस इज 0, है ना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 0 को 4 बच्चों में बांट दो तो 0 को 4 बच्चों में बांटोगे तो सबके पास 0 ही जाएगा ना, है ना। यस जैसे मैम। 12 टॉफीज हैं उनको 3 बच्चों में बांट दो तो 3 बच्चों में बांटेंगे तो सबके पास 4 4 चली जाएंगी,
तो 0 टॉफी और मैं कहूँ 4 में बांट दो तो सबके पास 0 ही जाएगा ना, ठीक है। Yes, ma'am. तो y इक्वल टू क्या हुआ 0। 0। वैसे भी ऐसे समझो, इतना सॉल्व करने की जरूरत की नहीं। वैसे कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल कब होता है? कोई नंबर ऐसा है मैथ्स में जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो? कौन सा नंबर नेगेटिव के इक्वल होता है, अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? मैम 0। 0। तो वहीं से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि 2y इक्वल टू -2y तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब y तो 0 हो गया। सिर्फ 0 ही ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बाकी तो कोई वैल्यू पर इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना। 2y इक्वल टू -2y इक्वल कब होंगे? जब y 0 होगा। अदरवाइज तुम y को 1 ले लो, 2 ले लो, हाफ ले लो, तो नेगेटिव नंबर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर तो नहीं होता, है ना। कोई भी आंसर आए तो यहीं से ही समझ आ जाना चाहिए y इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रह गया, देयरफॉर z इक्वल टू x। z इक्वल टू x का मतलब कौन सा नंबर हुआ ये? प्योरली कौन सा हुआ? z इक्वल टू x कौन सा नंबर हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ x के इक्वल है, तो सिर्फ x के इक्वल है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इट इज इमेजिनरी। हम प्योरली इमेजिनरी। प्योरली हाँ वही। इमेजिनरी। z इक्वल टू x का मतलब प्योरली इमेजिनरी। हम मतलब क्या? z इक्वल टू x आ गया, जैसे तुम्हारे पास मान लो z इक्वल टू x आ गया, y 0 आ गया, तो x प्लस 0 i हो गया ना। तो ये कौन सा नंबर होता है x प्लस 0 i? इमेजिनरी। प्योरली रियल होता है। कॉम्प्लेक्स। प्योरली रियल। प्योरली रियल, जैसे 3 इक्वल टू 3 प्लस 0 i होता है ना। इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया इसमें, तो प्योरली इमेजिनरी कैसे होगा? तो z इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ? z बिलोंग्स टू r। z क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। अब हमें ऑप्शन क्या दे रखी है यहाँ पर? हमें ऑप्शन दे रखी है z अगर x रियल नंबर है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? z कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे, किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। x एक्सिस पर, क्योंकि रियल नंबर है तो x एक्सिस पर लाई करेगा, है ना। दो स्क्वायर्स नंबर का स्क्वायर को ऐड करते हैं तो आंसर कभी 1 तो आता नहीं ना। दो पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो आंसर 1 कब आएगा? जब x इक्वल टू 1 होगा, सिर्फ उस पर आएगा और किसी पे नहीं आएगा। और y 0 होना चाहिए, y तो 0 है पर x तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो इसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है, x एक्सिस। तो आंसर क्या हो गया? बी। रियल नंबर है तो इट लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। चलो हम अब जैसे हाँ हमारा जब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ अगर हम हर एक क्वेश्चन जैसे इतना लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। हाँ, तो तभी तो बेटा हमें जब सॉल्व करना होगा तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे, उसी चीज की तुम्हें प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं या तुम्हें कोई और बुक मैम ने बताई है, कोई और बुक है तुम्हारे पास, रेफरेंस बुक कोई है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हो? मैम ने बोला है ऑसवाल ले लो। कौन सी ले लो? ऑसवाल बुक है। अच्छा, ओसवाल की बुक ले लो। अच्छा ठीक है, तो कोई भी एक बुक अपने पास रख लो जिससे तुम प्रैक्टिस कर सको। तो जब प्रैक्टिस करोगे और मेरे से पूछोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये क्वेश्चन जल्दी कैसे हो सकता है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और तुम लोग को भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है। हालांकि एग्जाम्पलर वाले भी अगर फास्ट करो तो फास्ट हो जाते हैं, पर जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे हैंडल करना है, ठीक है।
ओके मैम। ये प्रैक्टिस करने से आएगा और इसका कोई तरीका नहीं है। एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो उतने सिंपल वाले नहीं दे रखे, लेकिन पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, एक आध ऐसा होगा, बाकी क्वेश्चन जो है वैसे होंगे जो फटाफट कर पाओ। तो तुम ओसवाल से ट्राई कर लो, या वो जो है सीबीएसई का स्टडी मटेरियल उन्होंने दिया है ना, एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल। यस मैम। एडगुरुज की लाइब्रेरी में भी होगा जरूर, तो वहां से ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस। एडगुरुज की लाइब्रेरी में देखना, वहां पर स्टडी मटेरियल होगा एनसीईआरटी वाला, तो उसमें से क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है? ओके मैम। ओके, हाँ ठीक है बेटा। अब ये तुम लोग चैप्टर को अच्छे से करके रखना, फिर जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, चाहे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल के हों या जो भी ऑब्जेक्टिव ट्राई करो वहां के डाउट्स हो, जो भी डाउट्स होंगे फिर मैं ले लूंगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? लेकिन तुम लोग करके रखना, अगर करोगे नहीं तो बेटा नहीं आएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमें बिना पढ़े हम पेपर में कर पाए, तो तुम्हें ट्राई करके रखने, तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस ट्राई करने, बहुत सारे एमसीक्यू ट्राई करने। और फिर अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुमसे नहीं होता है, तो फिर मैं वो डिस्कस कर लूंगी, जो भी बुक तुम्हारे पास हो, नहीं तो स्टडी मटेरियल एट गुरुज पे जो है वहां से लेके ट्राई कर, ठीक है बेटे? ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटे।